बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। We study osmoregulation in detail. Osmoregulation. Osmoregulation. In previous lecture, we defined osmoregulation. Osmoregulation is that mechanism in which to regulate water and loss and gain of salts is called osmoregulation. Osmoregulation are depend on their animals' environment. Osmoregulation in cell osmoregulation in plants, osmoregulation in animals. Today we discuss osmoregulation in cell and osmoregulation in plants. First, we discuss osmoregulation in cells. Osmoregulation in cells. Water is the solvent of solutes in the cell. Water is the solvent in the solute of cell. सेल के अंदर जो solute पाया जाता है उसमें वाटर जो है वो एज ए सॉल्वेंट फंक्शन कर रहा है. Number 2, each cell has been adapted to a defined quantity of water in relation to salt in it to perform its function. To retain quantity of water according to its salt concentration.
फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर की कंसंट्रेशन को, सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए होमोस्टैटिक मैकेनिज्म को वो मेंटेन रखेगा। होमोस्टैटिक mechanism to maintain its concentration. In previous lecture, we defined homeostasis. Homeostasis means to regulate बॉडी इन्वायरमेंट। बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना होमोस्टेसिस कहलाता है। बॉडी इन्वायरमेंट के अंदर थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इंक्लूडेड। बाहर का मौसम जैसा भी हो, चाहे सर्द हो चाहे गर्म हो, लेकिन जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है। बाहर का मौसम, इन्वायरमेंट का मौसम जो है कभी बहुत गर्म होता है, कभी बहुत सर्द होता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो सेल्स को फंक्शन करने के लिए मेंटेन रखना पड़ता है। अगर उसके अंदर ज़रा सा भी चेंज आ जाए तो हमारे सेल्स जो हैं वो अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ना ही एंजाइम जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। सो इन दिस कंडीशंस वी कैनॉट हेल्दी, वी कैनॉट easy, we feel fever, high blood pressure, low blood pressure, hypertension and so on. Now we discuss how living body balance the water and solutes. Water and solute is maintained in living body. एक इंसानी जिस्म के अंदर, एक जिंदा जानदार के अंदर वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन रहती है, इसको हम पढ़ते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन सेल। ऑस्मोरेगुलेशन इन सेल हैज 3 टाइप्स। Osmoregulation in cells, hypotonic, hypertonic and number 3 isotonic. जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स के हाइपो मीन लो, टोनिक ऑस्मोटिक, वाटर कंसंट्रेशन। हाइपर मीन हाई, एंड
and iso mean same. Hypotonic, first we define it. In hypotonic, first motif, if the external environment has low solute concentration compared to the internal cell concentration. ऐसी कंडीशन जिसमें सेल के बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू दी सेल इंटरनल कंसंट्रेशन, सेल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है. We know that diffusion is the process in which the concentration of higher molecules move from the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. So we can understand it. For example, हमारे पास एक बीकर है, हमने इसके अंदर वाटर डाला. अब क्या है कि हम क्या करते हैं, इसमें हमने एग को बॉयल करना है. एग इज अ सेल, एग इज अ सेल. हम एग ले रहे हैं, उसको हमने बॉयल करना है. तो क्या है कि अंडे के अंदर और बीकर में जो वाटर कंसंट्रेशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो सेम है, क्योंकि अभी हमने इसको हीट नहीं किया. अभी हमने वाटर के मॉलिक्यूल को थ्रू ऑस्मोसिस हमने मूवमेंट नहीं करवाई. तो ये जो हमारे पास मीडियम है, ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में है, या हम इसको आइसोटोनिक कह सकते हैं. यू अंडरस्टैंड हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट. हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा कि आप बीकर लें, कोई भी वैसे ले लें, बर्तन ले लें, आप उसके अंदर पानी डालें, आप उसके अंदर अंडा डालें. आप देखेंगे कि पहले अगर आप अंडा जब आपके पास इसके नीचे जो है वो हीट जलाएंगे, हीट दें इसको आप, तो आपका जो सेल होगा, आपका जो एग होगा आपके पास, वो क्या होगा, रिजिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा. अब हुआ क्या है कि पहले हमारे पास नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब एग था तो वाटर कंसंट्रेशन सेम थी, लेकिन जब हमने उसको पानी में रख के जब हमने उसको हीट किया है तो पानी के जो मॉलिक्यूल थे वो थ्रू ऑस्मोसिस क्या हुआ है कि एग में इंटर हो गई. और अब क्या है कि वाटर की कंसंट्रेशन जो थी बाहर की निस्बत एग में जो है वो कम थी पहले. अब क्या हुआ है, बॉयल होने के बाद वाटर कंसंट्रेशन जो है वो एग में ज़्यादा हो गई है. सो वी कैन से दैट इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट the cell become turgid, the cell become rigid.
इन्वायरमेंट के अंदर हमारे पास जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, फूल जाएगा, सख्त हो जाएगा। अब ये सख्त क्यों हुआ है, क्योंकि इसने वाटर को गेन किया है। अभी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोसिस? Osmosis defined as the movement of water molecule through semi permeable membrane from higher concentration to low concentration is called osmosis. You understand it very well? Osmosis पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अभी मैंने आपको बॉइलिंग एग की एग्जांपल दी है, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप एग का शेल उतारेंगे तो आप देखेंगे कि उस एग के नीचे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को थ्रू ऑस्मोसिस इंटर करती है। इसी वजह से जब हमारे पास एग बॉयल होता है तो वो रिजिड हो जाता है, सख्त हो जाता है। तो क्या है कि ये जो रिजिडिटी है सेल के लिए इट इज वेरी हार्मफुल। रिजिडिटी इज हार्मफुल फॉर सेल। सेल के लिए ये जो है ये हार्मफुल कंडीशन है। रिजिडिटी कंडीशन के अंदर सेल जो है वो अपना फंक्शन इजीली परफॉर्म नहीं कर सकता। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन if the external environment has higher solute concentration as compared to the internal cell concentration, मतलब ये हाइपरटोनिक का उलट है। if the external environment has higher solute concentration as compared to the cell, the internal cell concentration, क्या है कि हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम वाटर डालते हैं और क्या करते हैं कि हम इसमें जब हम सल्यूट ऐड कर लेते हैं। सल्यूट फॉर एग्जांपल साल्ट ले लेते हैं, इसमें हमने साल्ट को डिसॉल्व कर लिया। अब हम इसके अंदर जो है वो सेल डालते हैं। क्या होगा, आफ्टर सम टाइम सेल के अंदर सल्यूट कंसंट्रेशन कम थी लेकिन वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। अब जो बीकर है इसमें साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो होगा क्या कि सेल से जो वाटर की अमाउंट थी वो बाहर की तरफ जो है वो वाटर मूव करेगा, क्योंकि बाहर जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। साल्ट वाटर जो है वो हायर से लो की तरफ मूव करेगा, तो जो सेल होगा वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक मीन के
सिकुड़ना। अब वो सिकुड़ा किस वजह से है? क्योंकि लॉस ऑफ वाटर हो गया है, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अब जो श्रंक है, इनकी जो श्रंक हुआ है ये सेल, इट इज ऑल्सो हार्मफुल। श्रिंकिंग सेल, सेल का श्रंक होना या सेल का श्रिंक होना, ये भी क्या है कि हार्मफुल कंडीशन है सेल के लिए। अब हमारे पास है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मीन्स के सेम, पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये सेम, सेम मीन इफ द concentration, if the external environment has same the concentration of solute as compared to the internal concentration, this condition is called isotonic. आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर क्या होता है कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर सेल के और सेल के अंदर सेम होती है। तो जो सेल है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में पाया जाता है। ना ही वाटर के मॉलिक्यूल बाहर की तरफ मूव करते हैं, ना ही अंदर की तरफ मूव करते हैं। ना ही सॉल्यूट बाहर की तरफ मूव करता है और ना ही अंदर की तरफ मूव करता है। The external environment has same solute concentration as the internal solution of cell is called isotonic environment. The cell remain normal state in the isotonic environment. इसमें जो सेल है आइसोटोनिक फॉर्म में रहता है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रहता है। ये जो है आइडियल स्टेट है, ये आइडियल स्टेज ऑफ सेल है जिसमें सेल जो है वो अपना फंक्शन करता है। मोस्टली जो सेल है वो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं। नंबर 2, इन दिस कंडीशन नो चेंज टेक प्लेस। कोई भी चेंज जो है वो रुनवान नहीं होता। I hope you understand it very well. आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नोट कर लें। डिफरेंशिएट between hypotonic, hypertonic and isotonic conditions of cells that describe osmoregulation in cells. When they say describe, to describe all three forms with detail, with diagram. Short question. Differentiate between
hypotonic and hypertonic, differentiate between hypotonic and isotonic, differentiate between hypertonic and isotonic. Now we discuss osmoregulation in plants. जब भी आप अपना सबक याद करें, आपकी फुल कंसंट्रेशन अपने सबक की तरफ हो। उस वक्त बज़ाहिर आपकी आंखें तो अपने सबक की तरफ होती हैं, लेकिन आप दिमागी तौर पे कहीं और बिजी होते हैं। तो आंखों के साथ साथ दिमाग भी हाजिर रखना जरूरी है, ताकि जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी आपको अच्छी तरह समझ आए। Now we discuss osmoregulation in plants. We know that plants are distributed in different habitats. प्लांट्स को मुख्तलिफ हैबिटेट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब डिफरेंट हैबिटेट्स क्या हैं? फर्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट्स। वो वाले पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। नंबर 2 मीसोफाइट। मीसो मीन मीडियम, फाइट मीन प्लांट्स। नंबर 3 ज़ीरोफाइट्स। Zero mean severely dry, fight mean plants. ये जो है ये प्लांट की डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ पौधे पानी के अंदर रहते हैं, कुछ पौधे मीडियम एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, कुछ पौधे ड्राई severely ड्राई खुश्क जगहों पे रहते हैं। वाटर प्लांट्स मीन्स के आपने पॉन्ड्स, नदी नालों के अंदर आपने पौधे देखे होंगे, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहेंगे। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में तो जितने भी इस जमीन के ऊपर पौधे पाए जाते हैं उनको हम मीसोफाइट कहेंगे। ज़ीरोफाइट्स डेजर्ट के अंदर, सहरा के अंदर जो पौधे पाए जाते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट्स कहेंगे। अब हम इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। हाइड्रोफाइट्स those plants which live in a aquatic habitat are termed as hydrophytes। अभी मैंने क्या कहा है कि वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं, aquatic plants। aquatic आबी, आबे हयात, पानी, वाटर H2O। जो पौधे एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, या हम उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। वो पौधे जो टेरेस्ट्रियल
इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं उनको हम मीसोफाइट कहते हैं। और जो पौधे डेजर्ट और severely dry condition और environment के अंदर पाए जाते हैं उनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल है वाटर लिली, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर मीसोफाइट के अंदर पाए जाते हैं रोज, और जीरोफाइट के अंदर रहते हैं इनको कैक्टस। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। जब भी आपने इनको डिफाइन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब हम देखते हैं ये जो तीनों हैबिटेट के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, हाउ दे आर सर्वाइव, ये कैसे सर्वाइव करते हैं। मेरी बात है हाइड्रोफाइट्स हैं, वो पानी के अंदर रह रहे हैं और पानी के अंदर वो जिंदा है, तो उन्होंने कोई एडेप्टेशन अख्तियार की हुई होगी। इसी तरह मीसोफाइट में हाइड्रोफाइट्स की निस्बत उनको पानी कम मिल रहा है, उन्हें ड्राई कंडीशन का भी सामना करना पड़ता है, तो वो कैसे उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इसी तरह जीरोफाइट में हाइड्रोफाइट की तरह ना वो पानी में रह रहे हैं, मीसोफाइट की तरह ना वो मीडियम में रह रहे हैं, मीडियम एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, उनको टोटली जो है वो ड्राई स्फीयर कंडीशन का सामना करना पड़ता है। तो कैसे ये सर्वाइव करती है। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोफाइट्स। अब कहते हैं हाइड्रोफाइट्स ये एक्सेसिव वाटर के अंदर रहते हैं। अब ये वाटर जो है ये उनकी जरूरत से ज्यादा है, सो एक्सेसिव वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। अब इसके लिए उन्होंने क्या अडॉप्ट किया हुआ है कि इनको जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव करना पड़ता है। तो इनका जो सरफेस एरिया है इनके लीव्स का वो ब्रॉड लार्जर, बड़े बड़े इनके पत्ते, सरफेस एरिया लार्जर होने की वजह से हम कह सकते हैं दे हैव सरफेस एरिया इज लार्जर। कॉमन बात क्या है, एक और स्पेशल बात है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो इनकी अपर सरफेस पे पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट की अपर सरफेस पे जो है वो स्टोमेटा पाए जाते हैं। For what purpose? To transfer the extra water. यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड आ गए, स्टोमेटा और ट्रांसफायर। इन दोनों को हम डिफाइन करते हैं। स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर्स इन दी न्यूट्रोफिल सेल्स और इन लीव्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। फंक्शन क्या है इनका?
exchange of gases and extra water. Remove it. गैसों का तबादला और एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंटा का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपायरेशन means to remove extra water from leaf surface in the form of paper. और ट्रांसपायरेशन हमेशा याद रखें इन डे टाइम, दिन के वक्त पौधे अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है ट्रांसपायरेशन, ये एक प्रोसेस है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। और अब वो पानी कैसे रिलीज करते हैं? पत्तों के अंदर कई पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं? अपने पानी को ये बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। अब इसके अंदर एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी वाटर लिली, इसकी दूसरी एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। Bryophyllum also hydrophytes. Mesophyte, those plants which lie in a medium availability of water is called mesophytes. अब क्या है कि अगर मेसोफाइट प्लांट्स के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हो तो ये क्या करेंगे? टू ओपन दिस स्टोमेटा एंड रिलीज एक्स्ट्रा वाटर। इसके बरक्स अगर इनके पास इफ दे हैव इन restricted supply of water, they close their stromata and stop the transpiration. ये अपने स्टोमेटा को अगर इनके पास पानी की कमी है तो ये क्या करेंगे? स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे और ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इस तरह ये अपने जो है वो अडेप्टेशन उन्होंने ये अख्तियार की है, इस तरह ये अपने आप को जिंदा रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास xerophyte. Xerophyte are those plants which live in a severely dry conditions. एग्जाम्पल के हमारे पास कैक्टस। xerophytes के पास पहले ही जो है वो वाटर की
सप्लाई कम है, तो ये क्या करेंगे कि ये reduce the transpiration, ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देंगे। ट्रांसपायरेशन को भी हमने पीछे पढ़ा था। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लीव्स सरफेस टू रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वेपर एट डेटाइम। दिन के वक्त पौधे पत्तों की सरफेस से पानी का उड़ाक बन के उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। कुछ जो पौधे होते हैं क्या करते हैं, स्मॉल थिक एंड वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर सप्लाई। मतलब कुछ जो पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक होते हैं और वैक्सी क्यूटिकल होती है, वो पानी की जो मिकदार पानी जो ट्रांसफर हो रहा होता है उसको रिड्यूस करेंगे। कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जो क्यूटिकल होती है वैक्सी एंड लेदरी होती है, मतलब चमड़े की तरह सख्त, लेदरी चमड़े की तरह सख्त होती है। तो वैक्सी मतलब कि जो है सरफेस वो और जो लेदरी है सरफेस वो, ये दोनों क्या करते हैं कि वाटर जो ट्रांसफर हो रहा होता है उसको स्टॉप कर देते हैं। अब क्या है कि जो स्टोमेटा है कैक्टस में येलो सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं और रेडियस इन फॉर्म कम होते हैं और लो सरफेस पे होते हैं। अगर इन्होंने वाटर लॉस को रोकना होता है तो ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाए। ज़ीरोफाइट के अंदर हमारे पास कैक्टाई की एग्जांपल है कि कैक्टाई जो है वो इस सीवियर कंडीशन को कैसे अडॉप्ट करती है। कैक्टाई क्या करती है कि इन dry season they shed their leaves, ये अपने पत्ते गिरा देती है ताकि वाटर लॉस ना हो। अब क्या है जो फोटो सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है वो स्टेम में स्टार्ट हो जाता है। इस तरह ये ड्राई सीजन में पानी की कमी को पूरा करती है। इसी तरह इसके बरअक्स इन रेनी सीजन इट स्टोर वाटर इन देयर स्टेम, ये अपने स्टेम में उस वाटर को स्टोर कर लेती है और ड्राई सीजन में उस स्टोर वाटर को यूज करती है एंड यूज दिस वाटर इन ड्राई सीजन। अब वो स्टेम जो रेनी सीजन में
वाटर को स्टोर कर रहे हैं उसको हम स्कूल एंड स्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल एंड स्टेम। स्कूल एंड स्टेम, you define it, that stem which store water in a rainy season for the use in dry season। वो stem जो रेनी सीजन में अपने अंदर पानी को स्टोर कर देती है ताकि वो इस स्टोर पानी को गर्म मौसम में, खुश्क मौसम में यूज कर सके, उसको क्या कहते हैं? स्कूल एंड स्टेम। तो इस टॉपिक के लास्ट में हमारा क्वेश्चन है, हाउ ज़ीरोफाइट्स adopted shortage of water adaptation, या how xerophytes face the shortage of water। कैसे जो है वो वाटर की शॉर्टेज को फेस करते हैं। Another question is that describe the adaptation of plants for osmoregulation। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए प्लांट्स कौन सी एडाप्टेशन अख्तियार करते हैं, आप उसको डिस्क्राइब करें। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आज मैंने आपको आसान क्वेश्चन उठाया है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। इस दौरान अगर कोई गलती हुई हो तो सॉरी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। अल्लाह हाफिज़।